स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड प्रश्न पत्र जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अब हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के साथ साथ डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, सी टेट, यूपी टेट की ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज़ के द्वारा आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को आज ही ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, इस चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दिनांक 13/9/2020 को होने वाले ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है नव्या करियर पॉइंट, उस पर जाके आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं हिंदी, पाली, प्राकृत या फिर वैदिक संस्कृत। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वह वैदिक संस्कृत था। वैदिक काल में फ्रेंड्स जो शिक्षा दी जाती थी वह गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1600 में, 1609 में, 1599 में या फिर 1613 में। तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ था वह सन 1600 में हुआ था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बोर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टांग या फिर लॉर्ड मैकाले। तो फ्रेंड्स, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह लॉर्ड मैकाले थे। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1953 में, 1957 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी भी बोलते हैं, इसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर LS मुदालियर। तो फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर LS मुदालियर हैं। इसके ऑप्शंस नंबर दा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1986 में, 1987 में, 1990 में या फिर 1967 में। तो फ्रेंड्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना यानी डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में की गई थी। फ्रेंड्स, डाइट की बात करें तो डाइट एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लेकर आना। और जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1987 ईस्वी में हुई थी। जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1980 में, 1986 में, 1995 में या 1990 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई थी। जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी? इसके ऑप्शंस हैं बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी, यानी कि जो उनकी स्थापना की जानी चाहिए थी वह कहाँ कहाँ पर की जानी चाहिए थी? इसके ऑप्शंस हैं
कलकत्ता मद्रास वाराणसी में, मद्रास बम्बई दिल्ली में, कलकत्ता मद्रास बम्बई में या फिर कलकत्ता बम्बई और दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, वुड्स डिस्पैच संस्तुति के आधार पर जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी थी वह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में की जानी चाहिए थी, इसलिए जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं राजा राममोहन रॉय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा या फिर शिक्षा आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बुनियादी शिक्षा का जो प्रत्यय है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा। इसके ऑप्शंस हैं 3, 2, 6 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कुल 3 स्तरों में बांटा था, 10+2+3 के स्तरों में। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या फिर सैडलर आयोग। तो फ्रेंड्स, जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं वह मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ये क्या करते हैं, इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होती है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। इसके ऑप्शंस हैं 1968 में, 1961 में, 1971 में या फिर 1981 में। तो फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी है वह 1 सितंबर 1961 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, 1961। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा आयोग द्वारा, एनपीई 1986 के द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा या फिर हर्टांग समिति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना एनपीई 1986 के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो देरी से पढ़ाई करना शुरू करते हैं या फिर जिनके घर के आसपास शिक्षा का कोई अच्छा साधन नहीं होता, वे मुक्त विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसके ऑप्शंस हैं नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या फिर तक्षशिला। तो फ्रेंड्स, वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वह नालंदा था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं 1949 में, 1950 में, 1971 में या फिर 1976 में। तो संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था सन 1976 में। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है। इसके ऑप्शंस हैं राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, डीपीईपी का पूर्ण रूप है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, डीपीईपी की बात करें तो यह केंद्र द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान डालना और प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीकरण का जो लक्ष्य था उसको पूरा करना डीपीईपी का मेन उद्देश्य था। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं 1988, 1990, 1992 या फिर 1996। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन है वह 1992 में किया गया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन बना था। इसके ऑप्शंस हैं 1964 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1951 में। तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन की जो स्थापना हुई थी वह सन 1964 में हुई थी। फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये केवल डीएलएड में ही नहीं बल्कि इससे जो क्वेश्चंस हैं वह यूपी टेट और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। कोठारी कमीशन को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनको हम डॉक्टर डीएस कोठारी के नाम से भी जानते हैं, ये उस समय कौन थे? यह उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष थे।
इन्होंने क्या किया था, यह एक ऐसा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे, जैसे कि बालिकाओं को गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि प्राइमरी शिक्षा होती है वह उनको मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1960 में, 1961 में, 1964 में या फिर 1966 में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स, प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का जो प्रयोग था वह मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शन हैं इलाहाबाद, आगरा, बम्बई और कलकत्ता। तो फ्रेंड्स, देश में जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की हुई थी। फ्रेंड्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 में हुई थी, जबकि जो बम्बई विश्वविद्यालय है उसकी 18 जुलाई 1857 में हुई थी। ये दोनों ही विश्वविद्यालय हैं जिनकी जो स्थापना है वह 1857 में हुई थी, लेकिन कलकत्ता की जनवरी में हुई थी और जबकि बम्बई विश्वविद्यालय की जुलाई में हुई थी। इसलिए जो सबसे पहले हुई थी वह कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू हुई। इसके ऑप्शन हैं 1964 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1986 में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या होता था, इसमें शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के साथ साथ जनसंख्या शिक्षा को भी जोड़ा गया था। मतलब जो आपकी पढ़ाई का विषय था उसमें जनसंख्या शिक्षा को भी जोड़ दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर DS कोठारी ने, SN मुखर्जी ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की जो अध्यक्षता थी वह डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके ऑप्शंस हैं मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर मालखंड। तो फ्रेंड्स, बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसमें जो ऑप्शंस नहीं दे रखा है, लेकिन बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय माना जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं निम्न, मध्यम, उच्च या फिर सभी। तो इसके लिए ऑप्शन सा होगा, उच्च वर्ग की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। यह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, जो निस्पंदन सिद्धांत है यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था, मैकाले भारत में उच्च वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना चाहता था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन विचारों और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, मदरसा का संबंध था। इसके ऑप्शंस हैं धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर माध्यमिक शिक्षा से। तो फ्रेंड्स, मदरसे का संबंध उच्च शिक्षा से था, इसलिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी या फिर स्थानीय भाषा। तो फ्रेंड्स, बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वह पाली या प्राकृत था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, NCTE एक्ट संसद में पास हुआ। इसके ऑप्शंस हैं 1993 में, 1986 में, 1982 में या फिर 1994 में। तो फ्रेंड्स, NCTE एक्ट यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो एक्ट था वह 1993 में पास हुआ था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं पास ले जाना, घर लौटना, बाहर जाना या फिर प्रकृति की ओर लौटना। तो फ्रेंड्स, उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है पास ले जाना, यानी कि जब बच्चों को गुरुओं के पास ले जाते थे या फिर उनको विद्या अध्ययन आरंभ करने के लिए लेकर जाते थे,
तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता था? उपनयन संस्कार। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 35 वर्ष से ऊपर के प्रोणों हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए, या फिर सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए किया जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था? तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, BCG तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सैडलर का। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम प्राथमिक शिक्षा के लिए लिया जाता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया था? इसके ऑप्शन है PMOST, DPEP, SOPT, या फिर OBBS। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने DPEP के लिए सहयोग दिया था। DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष था। इसके ऑप्शंस हैं 1974, 1918, 1986, या फिर 1990। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम था वह 1986 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, सन 1947 में यानी भारत की स्वतंत्रता के समय जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय थे वह केवल 15 थे। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है। इसके ऑप्शंस हैं 1997, 1995, 1993, या फिर 1994। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शन बा होगा 1995, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है नई शिक्षा नीति 1986 से, कोठारी आयोग से, मुदालियर आयोग से, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। तो फ्रेंड्स, जो त्रिभाषा सूत्र है वह कोठारी आयोग से संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी आयोग समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? इसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है यह शिक्षक शिक्षा हेतु कार्य करती है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो इसके ऑप्शंस हैं धारा 28 में, धारा 43 में, धारा 29 में, या फिर धारा 30 में। तो इसके लिए जो ऑप्शन आ होगा धारा 28 में, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान दिया? तो फ्रेंड्स, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर जिस समिति ने सबसे पहले ध्यान दिया था वह हरटांग समिति थी। इस समिति ने यह स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है, जो विस्तार हो रहा है, वह संतोषजनक नहीं है, जिसका वह मुख्य कारण अपव्यय और अवरोधन को मानती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की धारा में वर्णन किया गया है। इसके लिए जो ऑप्शन बा है अनुच्छेद 29, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसके लिए जो ऑप्शन बा है अनुच्छेद 46, यह बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह ऑप्शंस हैं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन दा है शैक्षिक अवसरों की समानता, यह बिल्कुल सही होगा।
अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्धा योजना को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई। इसके ऑप्शंस हैं 1937 में, 1944 में, 1947 में या फिर 1950 में। तो फ्रेंड्स, जो वर्धा योजना है इसको सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति सन 1937 में दी गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, जो वर्धा योजना है यह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात संविधान की धारा में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो बात है वह धारा 30(4) में वर्णित है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े वर्ग तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 1950 में, 1951 में, 1964 में या फिर 1952 में। तो फ्रेंड्स, धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े और निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान 1951 में दिया गया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह धारा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह धारा 343(1) से संबंधित है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यह संविधान की धारा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाया जाए, यह संविधान की धारा 351 से संबंधित है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी धारा के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकता है, यह ऑप्शन सा धारा 30(1) में दिया गया है। यह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के आधार पर शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है, ये किस धारा में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, ये धारा 29(2) में वर्णित है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अपनी ऑनलाइन तैयारी को और अच्छा करने के लिए सभी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या कैरियर पॉइंट को भी ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।